हेलो, हाय एवरीवन। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप लोग? ठीक है, बस अच्छे। ये किसकी आवाज है? आयुषी। आप स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, लास्ट ma'am. क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? यस मैम। एक बार मुझे ब्रीफ में कोई बता दो, हमने क्या क्या पढ़ा था? मैम सेल्स के बारे में पढ़े थे, डिस्कवरी ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, सेल्स के फंक्शंस। मैम हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस लिख रहा था। हेलो। यस मैम। ओके, तो सेल्स में हम कहाँ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा बीच में स्टॉप हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इंटरनेट में। तो आज हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने मैम आपको लास्ट क्लास के नोट्स नहीं आए थे ग्रुप में। बच्चे वो एक्चुअली नोट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। विशाल सर ने शायद वो रिकॉर्डिंग आप लोग को भेजी होगी, क्लास की रिकॉर्डिंग। नोट्स की मैं कोशिश करूंगी कि फिर से डाउनलोड करके सेंड कर दे, पर रिकॉर्डिंग होगी ना आप लोग के पास? यस मैम। ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? देखो, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि आप स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों से? नो मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अभी शेयर हो रही है, देख पा रहे हो आप लोग? यस मैम। ओके। यस मैम। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या क्या होते हैं, एक बार आप लोग मुझे बता दें। आयुष बोलो। मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल celled and they single celled and they are the earliest cell found on the earth, ओके। which include bacteria, and they are primitive cells. They have व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव सेल्स? See, primitive means new, na? Means something which is not well developed. That is called primitive. ठीक है? तो Yes, देखो, ma'am. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, वो प्रिमिटिव सेल्स थे। जैसे कि आयुष ने बताया कि जब इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले अर्थ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है? अभी देखो, जैसे यहाँ पे नोट्स में आप देख पा रहे हो, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, न्यूक्लियस जो होते हैं उतने वेल डेवलप नहीं होते हैं। न्यूक्लियर रीजन तो एक प्रेजेंट होता है जहाँ पे डीएनए, आरएनए ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर वो एक स्पेसिफाइड रीजन में नहीं होता है। जैसे ये सेल है ना, तो सेल के अंदर में रीजन होता है।
बट वो इतना स्पेसिफाइड नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि अच्छा खासा न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है, ठीक है। तो और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है। एंड सेकेंड था इसका साइज, साइज कितना होता है इसका, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो थोड़े इससे लार्ज होते हैं जिसकी साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, ठीक है। मैम एक बार क्रोमोसोम वाला पार्ट फिर से समझा सकती हैं? ओके, हाँ क्या पूछ रहे थे आप क्रोमोसोम वाला? मैम एक बार क्रोमोसोम वाला पार्ट समझा सकती हैं फिर से? क्रोमोसोम जो होते हैं, देखो जो प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम होते हैं ना वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, और जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो 1 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये लाइक एक क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम्स होते हैं और उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होते हैं, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए हो गए, ये सारे प्रोटीन्स हो गए, ये सारे जेनेटिक मटेरियल ना हमारे डीएनए के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करते हैं, ठीक है। जब सेल होता है ना, सेल का जब रेप्लिकेशन होता है, जब वो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन पास होती है ये पेरेंट सेल है। अब ये जो नेक्स्ट सेल्स बनते हैं नए वाले, तो उनमें जो इंफॉर्मेशन पास करने का काम होता है ना, ये क्रोमोसोम्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो आप आयुष? यस मैम। ओके, तो देखो एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पता है क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होता है बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको ये सर्कुलर राउंड राउंड प्रोटीन्स दिख रहे हैं ना, ये जो ब्लू वाले ये दिख रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ये जो डीएनए दिख रहा है, इस डीएनए को बाइंड करके रखते हैं। आप ऐसा समझो कि आपके पास एक बॉल है एंड इसके ऊपर आपने थ्रेड्स को ऐसे बांध करके रखा है। अगर देखो बॉडी में हमारे थ्रेड्स अगर ऐसे, डीएनए जो होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और लीनियर स्ट्रक्चर में इस तरीके से यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, सोचो तो बॉडी में अगर वो इस तरीके से रहेंगे तो वो उलझ भी सकते हैं, है ना। उनको फिर उनका रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, सेल्स खुद उनको फिर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो सेल्स क्या करते हैं कि उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके में रखते हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि ये एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर डीएनए को अच्छी तरीके से वो बाइंड करके रखते हैं ताकि उनकी प्रोसेसिंग बहुत इजी हो सके, ठीक है। ये डायग्राम आपके लिए समझने में बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इतना बस समझ लो कि ये जो ब्लू वाले बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो H2B H2A लिखा है, वो H फॉर हिस्टोन होता है, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स है जो कि डीएनए को बाइंड करके रखने का काम करते हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा लीनियर डीएनए मिलता ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसे पाए जाते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हमें कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के? मैम प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया। और जो भी आपको याद हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम बता सकते हो, माइकोप्लाज्मा थे। हाँ, और अमीबा, देन अमीबा, देन ब्लू ग्रीन एल्गी थे। हाँ जी, ब्लू ग्रीन एल्गे। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है, और यूकैरियोट्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? And plants and animals. प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, फंजाई भी हो सकते हैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखो आप, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स देखो, पहला तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये सेल वॉल है, ठीक है। सबसे फर्स्ट सेल वॉल होता है, ये देखो ये सेल वॉल है। देन उसके नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पता है? देखो जो सेल वॉल होता है ना, सबसे आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होता है, ठीक है। ये सेल को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जो सेकंड मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली ना सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बट सेल वॉल जो है वो सब में नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं एंड प्लांट सेल्स में होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. देखो सेकंड चीज है कि इसमें डीएनए जो होता है, मैंने जैसा बताया था सर्कुलर डीएनए होता है, छोटे छोटे डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। इसे प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये एक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजेलम कहते हैं इसे। ये फ्लैजेला क्या करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप तो नहीं है, इसलिए जो इसका न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट है डीएनए, वो आपको ऐसे ही सर्कुलर रीजन में इस तरीके से दिख रहा है ना। अब ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं ये सारे राइबोसोम्स हैं। यहाँ राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं, कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 20s 20s नो 70s, sorry 70s हाँ 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स में 80s टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखो ये छोटे छोटे ये पिलाई है, ये सब भी माइक्रो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एंड ये देखो यहाँ पे एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैप्सूल पता है क्या करता है बैक्टीरिया में? कैप्सूल का काम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया में। वो क्या करता है ना, सबसे पहली बात तो कि वो बैक्टीरिया जिस भी सरफेस पे है उस सरफेस से उसको एडहेयर कराने का काम करता है, यानी कि वो सरफेस पे अच्छे से चिपका रहे। फर्स्ट फंक्शन इसका कैप्सूल का ये होता है। सेकंड फंक्शन होता है कि लाइक बैक्टीरिया कोई डिजीज कॉज करेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर भी बैक्टीरिया जाती है तो बहुत सारी डिजीज कॉज करती है ना, तो वो जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी होती है बैक्टीरिया की उसको बढ़ा देता है कैप्सूल, ठीक है। और एक और काम होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो अगर किसी ऐसे एनवायरमेंट में है जहाँ वो सर्वाइव ना कर पाए तो वहाँ कैप्सूल उसकी हेल्प करता है किसी भी टॉक्सिक एनवायरमेंट में कि वो अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर ले, ठीक है। आपको फंक्शन समझ में आए कैप्सूल के? yes ma'am Yes, ma'am. ये किसका स्ट्रक्चर आप बता सकते हो? eukaryotic cell. सॉरी आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोला आपने? मैम यूkaryotic cell. हाँ यूकैरियोटिक सेल। कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है यहाँ पे आप क्या क्या देख पा रहे हो और उसकी फंक्शन क्या क्या है? आप भी मैम समझा माइक्रो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को? हाँ बोलो। मैम न्यूक्लियस, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, हाँ, गोल्गी apparatus, गोल्गी plasma एपरेटस, हाँ। membranes, mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं इसमें? Ma'am, mitochondria powerhouse is known as powerhouse of the cell and it produces energy. हाँ एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। और ये सेंट्रियोल्स, यहाँ ये जो सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, किस तरीके से करते हैं? जैसे कि आप इमेजिन करो ये एक सेल है, ठीक है।
जब सेल हमारा माइटोसिस मियोसिस आपने सुना है ये टर्म्स? यस मैम सुने हैं, बट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो, वो अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में से समझाती हूँ कि लगी क्रोमोसोम अरेंजमेंट होता है ना, जब माइटोसिस हो रही है तो इस तरीके से क्रोमोसोम जब सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपना रिलीज करते हैं जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये नीचे से भी इस तरीके से रिलीज होगा और ये सब क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, ताकि वो सेंटर पे अच्छे से लाई कर सके। तो ये सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग में क्या होगी, ये सारे यहाँ से टूट जाएंगे और ये जो सेंट्रियोल्स होंगे उनको अपोजिट पोल पे ऐसे अपनी तरफ खींच लेंगे और फिर उनका सेल डिवीजन इस तरीके से करेंगे कि 2 सेल में बन जाएंगे ना, 1 से 2 सेल बन जाएगा। तो ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स का फंक्शन अभी के लिए आप समझ लो कि वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, और ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल भी सेम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं पता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे मैंने बनाया ना, ये स्पिंडल फाइबर्स ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं। इस तरीके का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो एक दूसरे से जुड़कर स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि अच्छा इसमें आपको क्या क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। अभी हमने डिस्कस भी किया था, वैसे आप देख भी पा रहे हो कि डायग्राम में क्या क्या आपको डिफरेंसेस शो हो रहे हैं यहाँ पे। देखो एक तो सबसे पहला ये देखो, सेंटर में हमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर हमें न्यूक्लियोलस वाला रीजन भी दिखाई दे रहा है और ये जो येलो कलर से आप देख पा रहे हो ये न्यूक्लियर एनवेलप भी है जो न्यूक्लियस को अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। सॉरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला जो इसका ऊपर वाला लेयर है यही न्यूक्लियर एनवेलप हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमें यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में दिख रहे हैं बट वो प्रोकैरियोट्स में नहीं थे, है ना। यहाँ पे क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं थे प्रोकैरियोट्स में, गोल्जी apparatus है ये भी नहीं थे, सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सारे हमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, है ना। यस मैम। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स को ही, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स है ना। यस मैम। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस है सेल वॉल का। सेल वॉल इसमें होगा कि नहीं बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके, इसमें होगा। और एनिमल सेल्स में नहीं नहीं होगा, नो ठीक है नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होगा इसमें। सेल मेम्ब्रेन होगा, अभी हमने पढ़ा था ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही सेल मेम्ब्रेन होता है, होगा होगा ना, इसमें भी होगा। मैंने बताया था ना सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो प्रोकैरियोट्स हो प्लांट सेल एनिमल सेल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेल मेम्ब्रेन सब में होगा, ठीक है। अब देखो एक ऑर्गेनेल होता है जो कि वैसे तो सारे ऑर्गेनेल्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स में सेम ही होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी राइबोसोम्स सब कुछ सेम होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में एक यूनिक ऑर्गेनेल होता है, नाम बता सकते हो आप लोग। हम प्लास्टिड। हाँ वेरी गुड, प्लास्टिड्स,
प्लास्टिड जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। ठीक है, इसका काम क्या है प्लास्टिड्स का? प्लास्टिड्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, क्लोरोफिल। तो वो सारी चीजें कहाँ होती है? प्लास्टिड्स के अंदर होती है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. एनिमल्स क्या होते हैं? Heterotrophs. हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उन्हें अपना खाना खुद से बनाना पड़ता है, इसलिए उनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, एक रीजन होता है वैक्यूल। वैक्यूल पता है क्या होता है? वैक्यूल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड ये काफी लार्ज होता है। ऑलमोस्ट 90% जो सेल का पार्ट होता है ना, वो वैक्यूल ही कवर करके रखता है। ठीक है, और एनिमल सेल्स में तो ये होता है बट ये बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है ना, आप लाइक इमेजिन करो, ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर एक इतना बड़ा सा रीजन, ये पूरा वैक्यूल होगा। ठीक है, इसके अंदर वाटर ऐसे ऐसे लिक्विड्स भरे रहते हैं एंड जो बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, छोटे छोटे इधर इधर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस कहीं इधर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नेक्स्ट डिफरेंस सेंट्रियोल का अभी बताया था ना मैंने। सेंट्रियोल जो होता है इसमें एब्सेंट होता है एंड यो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? वो एक्स सेंट्रिक होगा। एक्स सेंट्रिक का मतलब क्या है? और यहाँ पे सेंट्रिक होगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वैक्यूल है वो पूरा का पूरा 90% पार्ट तो यही ऑक्यूपाई कर ले रहा है ना, सेंटर में तो क्या आ गया? वैक्यूल आ गया, तो यहाँ पे जगह बची नहीं, तो न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे आपको कॉर्नर में कहीं भी दिख जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एक्स सेंट्रिक हो गया। और यहाँ पे एनिमल सेल्स में क्या होगा? सेंटर में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होता है? सेंट्रिक होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के। क्या क्या होता है एक बार फटाफट कोई बता दो। मैम, प्लांट सेल में सेल वॉल्स होते हैं, और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल्स में एब्सेंट रहते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि लार्ज साइज में होता है, और एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल रहता है बट स्मॉल साइज में रहता है। हाँ, और सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। नहीं, प्लांट सेल में सेंट्रल एब्सेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस एनिमल सेल में। एक्सेंट्रिक रहता है और प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेंट्रिक रहता है। ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ये सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन अभी बताया था ना, जो सारे ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होता है।
या ये मान लो एक सेल है, ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करेगा, ये इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लाइक सबसे पहला हो गया कि हमारे सेल को प्रोटेक्ट करेगा बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल में जितने भी कंटेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, जितने भी कंटेंट्स हैं उन सबको अच्छी तरीके से वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। थर्ड और क्या कर सकता है बताओ, प्रोवाइड्स डेफिनिट स्ट्रक्चर टू द सेल। सेल को एक डेफिनिट स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। अच्छा, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किन चीजों से बना होता है, सोच कर बताओ कि किन चीजों से बना हो सकता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको क्या लगता है हमारे बॉडी में मतलब क्या 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 सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना सकते हैं। मैम प्रोटीन्स, हाँ, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है, और फैट, ठीक है, और ग्लिसरॉल। हाँ ग्लिसरॉल, आप इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों से मिलकर ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। अब देखो सबसे जो क्या बोलेंगे, जो मतलब स्ट्रक्चर इसका जो एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। ये फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल आप किसने दिया था, आपको पता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने बताया था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें उन्होंने क्या बताया था, देखो जैसे कि ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें जो ये सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट का हेड बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होते हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड के टेल बने होते हैं, ठीक है। और ये जहां से अटैच होते हैं, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कहते हैं, ये ग्लिसरॉल से बाइंड होता है, ग्लिसरॉल से बाइंड होता है, ठीक है। तो ये एक यूनिट हो गई फॉस्फोलिपिड की। अब ये फॉस्फेट हेड हो गया और ये ग्लिसरॉल का टेल हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है। इसमें दो चीजें ना, पहला तो फॉस्फेट है एंड सेकेंड इज लिपिड, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो देखो इस तरीके से मान लो, इमेजिन करो कि हमारा सेल है, ठीक है। तो हमारे सेल में किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये पूरा ही इस तरीके से कवर्ड रहेगा, मतलब ये पूरा ऐसे ऐसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो हमारे बॉडी में, मान लो कि ये जो सेल है हमारी बॉडी में, वो फ्लूइड कर रहा है ना, जैसे इसका आप नाम ही देखो कि नाम से आप समझ पाओगे, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल दिया है ना।
फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लूइड का मतलब समझ रहे हो? देखो सबसे पहले बताती हूँ यहाँ पे फ्लूइड का मतलब क्या है। ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर is viscous individual देखो फ्लूइड का मॉडल क्या मतलब क्या है यहाँ पे? ये जो आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिख रहा है ना इस तरीके से, ये दोनों, इसमें ये वाला जो हेड पार्ट होता है ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। अब देखो ये हमारी बॉडी होगी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सारे फ्लूइड्स मौजूद होंगे, वाटर भी होगा है ना, H2O भी रहता है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से इन्होंने क्या किया है कि ये जो हेड वाला पार्ट है, सॉरी हाइड्रोफिलिक फिलिक, ये वाटर की साइड रहता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर लविंग है, तो ये हेड वाला पार्ट वाटर की साइड रहता है। और ये जो टेल वाला पार्ट आप देख रहे हो ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उसको पानी से वो दूर रहता है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप इतना? हेलो, यस मैम। ओके, क्या समझा आपने अभी तक मुझे बताओ। अपर पार्ट H2O में रहता है और लोअर पार्ट मतलब H2O में रहता नहीं है, मतलब ऐसा समझो कि जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अब कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड होंगे ना, तो सेल्स भी रहते हैं। तो सेल्स कैसे होते हैं कि वो उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है फॉस्फोलिपिड का कि उसमें दो लेयर होते हैं, लिपिड बाई लेयर होते हैं, ठीक है। तो दो लेयर को मतलब आप समझ रहे हो कि इस तरीके से 1 और 2 दो लेयर से बने हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर के साइड रहता है, उसे वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ये वाटर के साइड रहता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो वाटर से दूर रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का आपको मतलब समझा रही हूँ। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो विस्कस नेचर का होता है, मतलब वो भी आपस में जैसे मूव करते रहते हैं ना, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो भी अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो विस्कस नेचर का होता है, ठीक है। इंडिविजुअल जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक आपको दूसरा, अच्छा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब आपको पता है? बोलो बच्चों, पता है हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक का मतलब? मैम हेड को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और टेल को नहीं नहीं हाइड्रोफोबिक। नहीं, यहाँ पे नहीं, मतलब मैं जनरली पूछ रही थी हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, मतलब जनरल टर्म में आप हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक से क्या समझते हो? किसी को पता है? कोई भी बता सकता है? मैम फियर ऑफ वाटर। हाँ, फियर ऑफ वाटर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। ओके गुड। एंड लव फॉर वाटर इज हाइड्रोफिलिक, है ना? यस मैम। तो देखो अब ये समझो कि हमारा एक ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये फ्लूइड है, ये दोनों इधर, ठीक है। और मोज़ेक का क्या मतलब हुआ? मोज़ेक का मतलब समझो कि एक स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट मैंने क्या बताया था, ये फॉस्फेट होता है, ठीक है। और ये टेल वाला पार्ट क्या होता है, लिपिड होता है। और ये जो बीच बीच में देख रहे हो ना, ये ऐसे इस तरीके से, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये भी प्रोटीन्स हैं। और इनके ऊपर मान लो इस तरीके से ये कार्बोहाइड्रेट लगा है, जिसे हमने बोल दिया ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से समझो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना है। अभी देखो, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर होता है, ये दोनों जो है इसे क्या बोलते हैं हम, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये दो लेयर्स बना रहे हैं ना, समझ रहे हो? यस ये लिपिड दो लेयर्स बना रहे हैं, तो ये बाइलेयर हो गया। अब समझो कि इधर भी वाटर है एंड अंदर भी वाटर हो सकता है, ठीक है। तो वाटर से क्या होगा, हमारा जो हेड वाला पार्ट है जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर की साइड प्रेजेंट होंगे, जो ये टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, तो ये अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ बीच में इसके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स का मतलब आप बता सकते हो? देखो, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ना, वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। क्या बोल रही थी, हाँ, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। जैसे कि आप ये वाला प्रोटीन का देख रहे हो, ये इसके बीच में है, मतलब इसके अंदर है, जहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के साथ ही पूरा लगा हुआ है ना, तो ये एक इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। और ये सबसे ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 70% प्रोटीन्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो इंटीग्रल टाइप के ही होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं ये। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेरिफेरल रहते हैं, मतलब वो बाहर की साइड ही रहते हैं मोस्टली। जैसे कि ये वाला प्रोटीन है, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं इंटीग्रल वाले, वो हाइड्रोफिलिक होंगे या हाइड्रोफोबिक होंगे? देखो, ये ज्यादा जो है वो हाइड्रोफोबिक होंगे ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बीच में रहते हैं। इनके जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनका ज्यादा बाहर से कांटेक्ट होता नहीं है, ठीक है, ये बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं। और जो पेरिफेरल वाला प्रोटीन है, जो ये बाहर साइड आप देख रहे हो, ये ज्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? ये ऑलमोस्ट 30% तक ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और देखो, ये प्रोटीन के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन था, सॉरी, ग्लाइकोलिपिड नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये इसका काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो इसके साथ प्रोटीन के साथ अटैच है, इसलिए हमने इसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा है, ठीक है। इसका पता है काम क्या होता है, ये सेल को ना एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। मान लो कि ये हमारा होस्ट सेल है, ठीक है, ये सेल्स में जो हमारे होस्ट सेल होंगे, उनको कभी अगर बाहर से कोई एंटीजन या कोई भी एनिमी सेल आ जाए, तो हम डिफ्रेंशिएट, हमारा जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा कि ये हमारा खुद का सेल है और ये हमारे दूसरे सेल्स हैं जो हमारे बॉडी पे अटैक किए हैं। कुछ तो होना चाहिए ना डिफ्रेंशिएशन के लिए, उनको पता लगाने के लिए। तो ये ही ग्लाइको रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन से उन्हें हम ग्लाइको रिसेप्टर्स भी बोलते हैं।
तो उनके थ्रू ही जो सेल जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट करती है कि ये हमारे होस्ट सेल हैं या फिर ये बाहर के सेल्स हैं। समझ रहे हो? यस मैम। ओके, यहाँ तक अभी सब क्लियर हुआ है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सब क्लियर हुआ है? आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप बताओ। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कभी पूछो। सबको सब समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो अभी आप मुझे एक बार रिवाइज समझाओ उसको, क्या क्या मैंने बताया आपको। किसने दिया ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर एंड निकलसन। ओके, इसमें क्या क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना है ये? फॉस्फेट एंड लिपिड्स। फॉस्फेट्स एंड लिपिड्स और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। ओके, तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये बाइलेयर होता है। बाइलेयर का मतलब क्या समझ रहे हो आप यहाँ पे? दो के पेयर में। हाँ, दो के पेयर में है। और किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, कुछ बता सकते हो? कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है? बताओ। कौन सा हेड वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है ना? और टेल वाला पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, चलिए। आपको भी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस मैम। यस मैम। मैम अब नहीं हो रहा। अच्छा, मैं अभी आप देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर? यस मैम। यस मैम। देखो, ये हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो ये आप देख सकते हो कि
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है ना, इस तरीके से। ये वाला जो राउंड वाला पार्ट है आप ये देख सकते हो कि ये हेड वाला पार्ट है, और ये सारे टेल वाले पार्ट आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे ऊपर वाले पार्ट कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, और ये वाले जो बीच वाले हैं ये कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ठीक है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी क्या होता है, देखो जैसे नाम से ही आप लोग समझ पा रहे हो, सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, चूजी, है ना, जो जो हम चाहते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव, ठीक है। तो सेलेक्टिव जो हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेलेक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपने अंदर सेल्स के अंदर क्या जाने देना है, किस चीज को नहीं जाने देना है, हमारे सेल के बाहर क्या जाएगा, अंदर क्या आएगा, वो सब कुछ जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। Yes, ma'am. तो देखो यहाँ पे जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये पास हो रहा है यहाँ फर्स्ट वाला ना, तो ये जो स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिखा है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो ये इजीली इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे हैं, ठीक है। इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने थ्रू पास करने दे रहा है, तो वो सेल्स के अंदर भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे सेल्स के अंदर भी आते हैं, बाहर भी जाते हैं, है ना। फिर देखो कुछ स्मॉल और अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर, ठीक है, NH3 ग्लिसरॉल, ये सब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे हैं जिनको इजीली पास होने दे रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो नहीं पास हो पा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो। Yes, ma'am. फिर कुछ लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारे शुगर मॉलिक्यूल्स है ना। तो जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनको पास नहीं करने देते हैं, कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, बट जनरली जो लार्ज बिग साइज के पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पास नहीं करने देते हैं, ठीक है। और आयंस जैसे कि हो गया, देखो आयंस, फ्री आयंस जो मूव कर रहे हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इन सबको बिल्कुल भी वो पास नहीं होने दे रहा है। तो अभी समझ रहे हो कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब क्या है। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है अभी क्या क्या आपने सीखा सेलेक्टिव परमेबिलिटी में। क्या होते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी में। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूज what will pass through them, ठीक है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या हमें पास करने देना है, क्या हमें पास नहीं करने देना है। समझ रहे हो। Yes, ma'am. तो हम सेलेक्टिव प्रोबेबिलिटी का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है ना ये, दैट अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू एंटर और एग्जिट द सेल, ठीक है।
कुछ एग्जांपल्स जो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि छोटे जो छोटे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है ना, वो सब पास हो जा रहे हैं। कुछ लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि शुगर हो गया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब नहीं पास हो पाएंगे। ठीक है, तो ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जो आप याद रखना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, तो हम आगे देखते हैं। अभी देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट के कितने तरीके हैं आप जानते हो? किन किन तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में? दो तरीके हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। यस मैम। क्या क्या मतलब होता है एक्टिव पैसिव का, आप बता सकते हो? देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब हम समझ क्या रहे हैं, क्या हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इमेजिन करो आप, अभी हमने पढ़ा सिलेक्टिव परमेबिलिटी, तो आप उससे समझकर बताओ कि हमें क्या ट्रांसपोर्ट कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ग्लूकोज। हाँ, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कह सकते हो ना। इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। तो देखो, एक्टिव और पैसिव दो तरीके के होते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हमेशा जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, दो पार्ट में हो सकते हैं ना, सॉल्यूट वाला पार्ट एंड सॉल्वेंट वाला पार्ट। तो हमेशा मूवमेंट कैसा होता है, पैसिव होगा, तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा ना। और एक्टिव में ऑपोजिट हो जाता है, लोअर टू हायर जाने लगता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट ना 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहले आपने टर्म सुना होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? डिफ्यूजन से आप क्या समझते हो? जनरली भी आपने डे टू डे एग्जाम लाइफ में भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन के, तो ऐसा आप क्या समझते हो डिफ्यूजन टर्म से? अच्छा, आप खाना बनाते हो? नो मैम। नो, कोई नहीं खाना बनाता, कुछ भी नहीं बनाते, मैगी, चाय? यस यस मैम, मैम। मैगी। ओके, तो जब अच्छा हम किसी भी खाने में जब नमक डालते हैं, तो हमने अगर एक पार्ट में डाला हुआ है तो वो पूरे खाने में मिक्स हो जाता है ना। यस मैम। कैसे हो जाता है वो? वहां पे भी डिफ्यूजन हो रहा है ना।
एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में सॉल्यूट आयन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ना। पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे आपने कपूर होता है ना, कैम्फर, कैम्फर भी आपने अगर यहाँ खुला छोड़ दिया एयर में तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा ना, वो हवा में घुल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसका डिफ्यूजन हो गया एयर में, है ना। Yes, ma'am. तो देखो डिफ्यूजन ना सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। Yes, ma'am. और डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज ना पहुंच जाए, तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे समझो कि हमने यहाँ पे दो ग्लास लिए हैं, ठीक है, इसमें मान लो हमने सॉल्टी वाटर रखा है, सॉल्टी वाटर रखा है एंड इसमें कैसे नॉर्मल वाटर है। तो हम 2-3 घंटे के बाद जब फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि दोनों में ही सॉल्टी वाटर हो गए, है ना, दोनों ही पानी नमकीन हो जाएगा, Yes, ma'am. होगा ना। तो ये कैसे हुआ, ये Diffusion. डिफ्यूजन की वजह से हुआ। ठीक है, तो डिफ्यूजन का आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम higher to lower concentration until equilibrium is reached। कब तक मूवमेंट होगा, जब तक एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज हमें ना मिल जाए तब तक। ठीक है, समझ रहे हो। तो पहला था डिफ्यूजन। सेकंड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोसिस हो सकता है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने वर्ड सुना है पहले, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना ऑस्मोसिस। बताओ, आज 3 ही बच्चे हैं, शैली, आयुषी एंड आयुष। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 9th में। मिस 7। 7, ओके, 4 एब्सेंट है। ठीक है, आप बताओ ऑस्मोसिस आपने पहले सुना है ये टर्म। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है ऑस्मोसिस। Ma'am, osmosis is a movement of solvent across semi-permeable membrane towards higher concentration. Towards higher concentration, मतलब हिंदी में बताओ मुझे, इसका मतलब क्या समझे आप। Ma'am, osmosis एक सॉल्वेंट है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है। देखो ऑस्मोसिस आप सॉल्वेंट के बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि जनरली ये लिक्विड में होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट वाले जो भी पार्टिकल्स हैं जनरली ये उसमें होता है। वैसे सॉल्यूट भी कभी कभी मूव करता है किसी केसेस में, बट जनरली ये सॉल्वेंट्स में होता है। ठीक है, देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है ना, एक एग्जांपल आप अपने किशमिश होती है ना, हमारी किशमिश जो हम खाते हैं, उसको आपने कभी रात में ऐसे फूलने डाला है पानी के अंदर, ऐसे पानी के अंदर डालकर छोड़ दो, फिर क्या होता है किशमिश का,
उसका साइज बड़ा हो जाता है। यस, साइज बड़ा हो जाता है। मतलब क्या हुआ, कैसे बड़ा हो गया उसका साइज? मैम मैम वाटर वाटर के वजह से उसका साइज बड़ा हुआ। हाँ, मतलब जब आपने पानी में किशमिश को रखा तो वहां पे क्या हुआ कि जो मूवमेंट था, वाटर वाटर का मूवमेंट, वो किशमिश के अंदर चला गया, पानी है ना, इसलिए वो फूल गया, साइज में बड़ा हो गया। और किशमिश के पास तो आपको पता है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो होगा ही, है ना, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू ही वाटर अंदर आया ना। समझ रहे हो आप? यस मैम। तो देखो किशमिश के अंदर पानी कम था, अभी हमने जब उसको बाहर से एक्स्ट्रा उसे पानी दिया तो उसने क्या किया कि उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया सारे वाटर को, और वो साइज में बड़ा हो गया ना। और कैसे हुआ, एक थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या इन्वॉल्व है, सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम हायर, इसमें भी सेम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे बस एक हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होगी, ठीक है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? ऑस्मोसिस दो टाइप के हो सकते हैं, एंडो एंड एक्सो, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस हो सकता है, एंडोऑस्मोसिस हो सकता है। एंडो एंड एक्सो का मतलब आप समझ रहे हो कि क्या होता है, बता सकते हो? यस मैम। बताओ। मैम एग्जॉस्मोसिस मतलब जो कि आउटर एनवायरनमेंट में हो, और एंडोस्मोसिस मतलब जो अंदर। एंडोऑस्मोसिस मतलब जो सेल के अंदर होगा, ठीक है। और एक्सोऑस्मोसिस मतलब जो सेल के बाहर होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, थर्ड है, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, इसमें भी सेम होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगे, है ना। लेकिन वो कैसे करेंगे, इनको ना एक प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब ये जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे मूव नहीं कर सकते, अगर फ्री है वो नेचर में तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। अब इनको कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए होता है जो इनको सपोर्ट करे, ताकि वो मेम्ब्रेन के अंदर में डिफ्यूज हो सके, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस across a biological membrane via transmembrane integral proteins, ठीक है। इनको हेल्प चाहिए होती है प्रोटीन्स की, ताकि वो उसके साथ अटैच होकर ट्रांसपोर्ट उनका हो सके मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो एग्जांपल दे सकते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का? देखो हमारे ब्लड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको, जब हमने ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी पढ़ी थी, तो उसमें बताया था कि जो बिग पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनका डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करता है अंदर जाने का, है ना। तो अगर उनको जाना होगा तो वो कैसे जाएंगे, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे, मतलब कोई ना कोई प्रोटीन आकर उनको हेल्प करेगा और उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर लेकर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। यस मैम। तो हम मैम एग्जांपल में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिर्फ लिक्विड में होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिक्विड में मतलब ये हाँ, जैसे कि ये सेल में होता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में ही होता है, ठीक है। और किसका डिफ्यूजन होता है, इन मॉलिक्यूल्स का, लाइक ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, इन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन करवाना हो तो सेल्स तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, अगर हम उनको भेजना चाहें अंदर या बाहर तो सेल्स तो अलाउ नहीं करेंगे, तो इसीलिए उनको एक अलग से प्रोटीन की जरूरत होती है ना, जिनके साथ वो अटैच हो जाए और फिर अपने आप को सेल के अंदर या बाहर वो लेकर जाए, ठीक है, समझ रहे हो। यस मैम। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं पता है, अमाइनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन बनते हैं उन्हें अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उन्हें अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप या तो प्रोटीन कह लो या तो अमाइनो एसिड्स कह लो, बात एक ही है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू सेल, हमारे ब्लड से सेल के अंदर ले जाने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही जा पाएंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। यस मैम। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, पैसिव डिफ्यूजन के अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, जल्दी जल्दी बताओ कोई। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हाँ, और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इसमें कोई हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी क्या, बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत पड़ी क्या हमें डिफ्यूजन कराने के लिए, नो मैम। नहीं पड़ी ना। अभी सेकंड जो आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें यही डिफरेंस होगा कि हमें बाहर से एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, समझ गए क्या डिफरेंस होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और देखो इसका हमने पढ़ा था कि ये कहाँ से कहाँ जाता है, लोअर टू हायर, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, लोअर टू हायर, जिसे हम कहते हैं अगेंस्ट द concentration gradient, ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हो लोअर से हायर जाने का मतलब। देखो पैसिव तो सिंपल था, पैसिव में तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला गया, ठीक है, और वो बहुत इजी था, तो हमें किसी एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ी ले जाने की। बट एक्टिव में क्या हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, वहां एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाके वो काम कर रहे हैं ना, उल्टा हो जा रहा है कि हमें लोअर से अब हायर में लेके जाना है, तो हमें एनर्जी तो चाहिए होगी ना उसको ले जाने के लिए, यहाँ पे हमें समझो कि पुश करना है उसे नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, समझ रहे हो। यस मैम। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, अगेंस्ट द concentration gradient,
in the presence of energy, जो कहाँ से आएगी, प्रोवाइडेड बाय ATP। ATP क्या होता है, स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल्स। ATP क्या होता है, ATP सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये अभी हमें स्टार्टिंग में किसी ने बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, है ना। बोलो। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आया, शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ना, No, ma'am. नहीं समझ में आ रहा है। ओके, फिर से समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या क्या हो रहा है उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में। Movement of molecules from higher to lower concentration. कितने तरीकों से हो रहा है, कितने तरीके हैं उसके। Three ways है जिसके diffusion, osmosis and facilitated diffusion. तो इन सब में क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है। अब ऐसा समझो आप कि एक जार है, आपने इसमें पानी भर के रखा हुआ है, एंड एक दूसरा जार है जिसमें हमें पानी ट्रांसफर करना है। ठीक है, दोनों का आपने एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड करके रखा है। ठीक है, बीच में आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया उसको। तो क्या होगा, जिस जार में पानी ज्यादा है उसमें से वो कम वाले जार में चला जाएगा ना पानी, उस पाइप के थ्रू। हेलो, चला जाएगा ना। तो Yes, यहाँ ma'am. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर से लोअर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और उसमें हमें क्या हो रहा है कि हमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, ये जस्ट उसका अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर हमें लेके जाना है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं, मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को हम सेल के अंदर लेकर जाएं, तो थोड़े से मॉलिक्यूल्स कैसे सेल के अंदर मूव करेंगे, है ना। तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होगा, और वो क्या करेगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वो बहुत सारे एनर्जी बनाते हैं ना, एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी बनती है। ठीक है, एटीपी को अभी आप ऐसे समझ लो कि हमारी सेल एनर्जी बना रही है। ठीक है, तो एटीपी बनाई, एटीपी ने क्या किया, एनर्जी दिया उन मॉलिक्यूल्स को कि अब आप सेल के अंदर चले जाओ। समझ रहे हो। Yes, ma'am. तो एक बार आप ये डेफिनेशन पढ़ो और इसका मतलब समझने की कोशिश करो, आपको जरूर क्लियर होगा ये। कोई रीड करके बताओ मुझे डेफिनेशन। Transport of biomolecules across a plasma membrane against the concentration gradient in the presence of energy provided by ATP and specific carrier molecules. ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है। नो मैम। चलो ठीक है, देखो अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हो सकता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से क्या समझते हो। एंडोसाइटोसिस का मतलब सेल के अंदर आना, इनसाइड, मूवमेंट इनसाइड अ सेल। ठीक है,
आउटसाइड अ सेल एंड एक्सोसाइटोसिस का मतलब मूवमेंट आउटसाइड ऑफ अ सेल। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या सॉलिड लिक्विड कोई भी किसी भी टाइप का बायोमॉलिक्यूल जब वो सेल के अंदर आएगा तो क्या उस टर्म को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडो का मतलब अंदर की ओर है ना, और जब वो मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा अभी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जल्दी से डिफरेंसेस बता दो, क्या क्या डिफरेंसेस आपने सीखे, तब क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। देखो एक्टिव हाँ बोलो। एक्टिव में लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है और पैसिव में हायर टू लोअर में होता है, और एक्टिव में सॉरी लोअर टू हायर में होता है, पैसिव में हायर टू लोअर। और ये कैसे होगा, एक्टिव में एनर्जी का जरूरत होता है और पैसिव में नहीं होता। लोअर से हायर भेजना है तो हमें सेलुलर एनर्जी चाहिए होगी, है ना, यस मैम। और इसमें नहीं चाहिए होगी एनर्जी। थर्ड बताओ और क्या हो सकता है। एग्जाम्पल ये देखो ये ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट्स वेरियस molecules in and out of the cell, in and out of the cell। ठीक है, जो कि एंडोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में हमने देखा। और इसमें क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ये बस क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उनको एक इक्विलिब्रियम स्टेज में बना के रखता है। जैसे हमने अभी देखा कि किन किन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे वो हमारे लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अंदर और बाहर का ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इसी चीज के लिए होता है कि वो सिर्फ जो एक सेल है उसको इक्विलिब्रियम में रख सके। समझ रहे हो, is involved in the of the equilibrium। हाँ एक मिनट, ये टर्म आपने समझा, थर्ड वाला पॉइंट। यस मैम। क्या समझा इसका मतलब, मैम थर्ड पॉइंट का मतलब है जो ट्रांसपोर्ट वेरियस मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स को इन और आउट सेल्स के का होता है। नहीं वो हेल्प करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर भेजने में, बायोमॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी बहुत सारे होते हैं ना, उनको वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर भेजने में वो हेल्प करता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका सिर्फ काम क्या होता है कि वो एक सेल को इक्विलिब्रियम में रख सके, मतलब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो। नहीं मेंटेन होगा तो क्या होगा, सेल बर्स्ट भी हो सकते हैं ना, सेल फट सकते हैं। तो हमेशा मतलब जो सेल है वो बाहर और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। ठीक है, तो उसके लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है।
समझ रहे हो? यस मैम। 5 मिनट और लूंगी आप लोगों का मैं, फिर ये एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा। ये क्या होती है, बहुत ही रैपिड प्रोसेस होती है, मतलब बहुत ही रैपिड मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और फास्ट भी होता है ना, और ये थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होगा, कैरियर प्रोटीन्स चाहिए होंगे, एनर्जी कैरियर प्रोटीन्स ये सब रिक्वायर्ड होंगे ना, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल बता दो कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, एंडोसाइटोसिस हो जाती है, एक्सोसाइटोसिस। हाँ वो हो गया। एक सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स सोडियम एंड पोटेशियम का मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर होता रहता है ना। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, इसमें आप बॉडी में ऐसा आप लंग्स है ना, लंग्स, तो लंग्स में एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। एल्वियोलाई सेल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, है ना, जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो इक्विलिब्रियम में करके रखते हैं ना एल्वियोलाई सेल्स। लंग्स में हमारे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वो किस तरीके का हो जाएगा, तो पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है, फिर किडनी में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका भी एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन्स में गैसेस या किसी भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, वो सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो एक बार आप ये घर में भी रिवाइज करना, एक्टिव एंड पैसिव, अगर कुछ ना समझ में आए तो ये आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है ना? ठीक है, अब हम Yes, अपना ma'am. क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। बाय। Bye, ma'am.